सो लेट अस बिगिन विथ मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 में बेसिकली ये बताया गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, व्हाई डू पीपल इन्वेस्ट, व्हाई डू पीपल सेव, राइट। तो सेविंग्स का जो पहला नाम जो रूट वर्ड है वो है सेव। तो हमारा जो पैसा है, हमारा जो रिटर्न अर्निंग्स है, जो पैसा हम खर्च करने के बाद अपना इनकम से माइनस कर लेते हैं, वो हम फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखते हैं, उसको बोलते हैं सेविंग्स। ये आता है रूट वर्ड सेव से, ताकि हमारा मनी हम इन फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, सो दैट इट इज़ कॉल्ड सेविंग्स। बट इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक नया वर्ड है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, वी पुट आवर मनी समवेयर वेयर वी जनरेट इनकम। तो इन्वेस्टमेंट जो वर्ड है ये आता है हमेशा एक दूसरे वर्ड के साथ, उसका नाम है इन्फ्लेशन। वाई इन्फ्लेशन? सपोज अभी 4-5 साल पहले आप एक कोई भी कमोडिटी लीजिए, जैसे फ्यूल, पेट्रोल का प्राइसेस ले लीजिए। 4-5 साल पहले इट वॉज लाइक 70 रुपीज़, 65 to 70 रुपीज़, राइट। एंड राइट नाउ इट इज़ मोर देन 100 रुपीज़। तो ये जो इंक्रीज होता है इन प्राइस ऑफ मार्केट और मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज़, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। टू बीट दैट इन्फ्लेशन आवर सेविंग्स मस्ट इंक्रीज एट द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन। इतना होगा तो हम इन फ्यूचर जो अपना जो एक्सपेंसेस है, अपना जो गोल्स है, उसको फंडिंग कर पाएंगे। तो जो सेविंग्स इन्फ्लेशन को बीट करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट आर द की फैक्टर्स ऑन व्हिच इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज जज्ड? तो इन्वेस्टमेंट को कैसे जज किया जाता है, उनको बोलते हैं, उसका सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको है सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स, कन्वीनियंस, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, टैक्स डिडक्शन। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है, ये तो हमें लॉस नहीं दे देगा इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। लिक्विडिटी, क्या अगर हम चाहते हैं इन फ्यूचर एनी टाइम हम उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, दैट मीन्स इनकैश कर सके, क्या ये हमें इनकैश करके हमें कैश फ्लो दे सकती है? रिटर्न, क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा अगर हम लंबा टाइम तक रख सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट को? कन्वीनियंस, क्या ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अपना हिसाब से, रूल के हिसाब से चलता है, या हमारा कन्वीनियंट जब भी हमारे पास कैश फ्लो आएगा, जब भी हमें कैश का ज़रूरत होगा, हमें उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने देगी? देन अगेन सबसे इम्पोर्टेंट टैक्सेबिलिटी, क्या ये जो इन्वेस्टमेंट्स है सब टैक्सेबल है? देन टैक्स डिडक्शंस, और अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमें क्या टैक्स डिडक्शन में, जो हमारा इनकम टैक्स में कुछ डिडक्शन में अलाउ करेगी? तो ये बेसिकली की फैक्टर्स है ऑन व्हिच इन्वेस्टमेंट इज जज्ड। व्हेयरएज सेविंग्स जो होता है, सेविंग्स हम करते हैं अपना पिगी बैंक में, अपना बैंक अकाउंट में, अपना घर में, अपना वॉलेट में, जो जहाँ भी हो। तो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। तो इन्वेस्टमेंट का जो एवेन्यूज़ है, जो एसेट्स हैं, तो हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है रियल एस्टेट, क्योंकि सबसे रियल एस्टेट और लैंड, क्योंकि आज मतलब एक कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है दैट अब अगर हमारे पास कुछ पैसा होता है तो पहले हमारा नज़र जाता है कहाँ ना, गोल्ड पे और एक लैंड पे और घर पे, क्योंकि घर सबका बेसिकली आपका क्या, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, ये आपका बेसिक एमिनिटीज़ है। फूड तो मिलता है, क्लोथ्स तो मिल जाता है आराम से, बट जो थर्ड एमिनिटीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमिनिटी है, वह है आपका लैंड और रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट आप दो तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक है आपका खुद का कंजम्पशन के लिए, एक घर बनाए, एक लैंड खरीदे, खुद में घर बनाए, वहाँ रहने लगे, वो हो गया आपका रियल एस्टेट, अपना घर का एसेट हो गया। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द रीसेल पर्पस। सपोज आप अभी एक लैंड और एक प्रॉपर्टी 1 BHK 2 BHK जो भी आपका जो अकॉर्डिंगली कैपेसिटी है, आप उसको परचेज किए एंड उसको बाद में सेल किए, एंड सेल में आप उसमें प्रॉफिट कमाए, तो हुआ ना आपका लिए इन्वेस्टमेंट। आप 10 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, उसको 15 रुपये में बेचे, तो आपका ये प्रॉफिट दे रहा है। तो इसलिए जो एसेट, जो इन्वेस्टमेंट हमें
कैश फ्लो देता है, पॉजिटिव कैश फ्लो देता है, कुछ अर्निंग्स देता है, उसको हम बोलते हैं एसेट। तो रियल एस्टेट को एसेट को थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ये थोड़ा प्रॉपर्टीज है रियल एस्टेट एसेट का। ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वन इज रियल एस्टेट इज इलिक्विड, आप इमीडिएटली उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते, तो टाइम लगता है आपको प्रॉपर्टी और लैंड रीसेल परचेज होने में। सेकेंड, इट इज़ नॉट ए डिविजिबल एसेट, इसको हम डिवाइड करके नहीं बेच सकते। एंड जो जैसे मैं बोला आपको, वन कैन इन्वेस्ट इन फिजिकल रियल एस्टेट एज वेल एज इन फाइनेंशियल टर्म। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इन्वेट्स आर द वंस इन विच वी कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इन फाइनेंशियल टर्म्स। एंड और दूसरा फैक्टर है लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन परफॉर्मेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द रियल एस्टेट। ऐसा कोई लैंड में, ऐसा कोई जगह आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे जिसका कि वैल्यू इन फ्यूचर डिग्रेड हो रहा है। सपोज कोई एक अर्थ, कोई एक प्रोन एरियाज में रियल एस्टेट है, आप उसको परचेज कर लिए बट इन फ्यूचर उसका वैल्यू डिग्रेड हो गया, तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है इन वैल्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ रियल एस्टेट। प्लस तो ये रियल एस्टेट में रिटर्न को कैलकुलेट करने में कोई कुछ फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं। वो फैक्टर है ब्रोकरेज चार्जेस, क्योंकि आपको कुछ ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है टू द मीडिएटर, टू द ब्रोकर। रजिस्ट्रेशन चार्जेस which are quite high, राइट, तो उसको फैक्टर इन करना पड़ता है while calculating the return on investment on the real estate। प्लस अगर आप खुद का कंजम्पशन के लिए अपना रियल एस्टेट परचेज कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस कॉस्ट भी आता है जो कि क्वाइट हाई है। दो ये सब चार्जेस के बाद भी रियल एस्टेट एक एसेट है जिसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज होता है, फर्स्ट। सेकंड एसेट है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डिफरेंट क्रॉप्स, नेचुरल रिसोर्सेस लाइक क्रूड ऑयल, ये सब कमोडिटीज़ है। गैस तो आपको पता ही होगा क्रूड ऑयल का क्या प्रॉब्लम चल रहा है, गैस का क्या प्रॉब्लम चल रहा है रशिया यूक्रेन वार के चलते चलते। सो ये कमोडिटीज़ का प्राइस ओवर द टाइम इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, तो ये एक एवेन्यू हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। बेसिकली गोल्ड सिल्वर में ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। व्हेयरएज कमोडिटी डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई कमोडिटी डेरिवेटिव्स कांट कंसिडर बी इन्वेस्टमेंट दो देयर आर commodity derivatives available in many commodities, it may not be wise to call these investments for two reasons। क्योंकि जो डेरिवेटिव है ये एक लेवरेज कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज एक आदमी, एक पर्सन कैन टेक लार्ज एक्सपोजर विथ ए स्मॉल ऑफ मनी, दैट इज क्योंकि ये सब लिवरेज कॉन्ट्रैक्ट्स है, दैट इज वन कैन टेक लार्ज एक्सपोजर विथ अ स्मॉल मनी ऑफ मेकिंग इट हाईली रिस्की, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की बन जाता है तो इसको है कि हम एक इन्वेस्टमेंट में कंसिडर नहीं कर सकते। एंड सेकेंड रीज़न है देर आर नॉर्मली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम क्या बोले पहले, ये लॉन्ग टर्म है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है आपको इन्वेस्टमेंट में, व्हेयरएज कमोडिटी डेरिवेटिव्स आर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। सो कमोडिटी का डेरिवेटिव को हम मतलब इन्वेस्टमेंट और एसेट में कंसिडर नहीं कर सकते। ये एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि एनआईएस हम अंदर घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम ऊपर जैसे नहीं जाएंगे, इन डिटेल्स थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सो द थर्ड टाइप ऑफ एसेट इज फिक्स्ड इनकम एसेट्स। फिक्स्ड इनकम एसेट्स जनरली सबको समझ में नहीं आता। हम सोच रहे हैं, कभी कभी सोच लेते हैं यहाँ पे हमारा इनकम फिक्स्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिक्स्ड इनकम में एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका मतलब जो कैश फ्लो है, आपका जो रिटर्न है वो बनता रहता है। तो वो फिक्स्ड इनकम एसेट में आप शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम एसेट होता है, वहाँ पे लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम एसेट भी होता है। शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम एसेट में हम कौन से चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, राइट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो ये सब चीज़ होता है शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में। एंड लॉन्ग टर्म जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है उसमें आता है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, G-Secs, ट्रेजरी बिल्स, तो ये सब होता है लॉन्ग टर्म मतलब डेट पेपर्स।
जनरली बेसिकली डेट पेपर्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। म्यूनसिपल बॉन्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयू का बॉन्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बॉन्ड, बैंक्स जो बॉन्ड्स बैंक्स जो फिक्स्ड इनकम इशू करते हैं उसको बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो ये सब चीज़ है जो आपका फिक्स्ड इनकम में आता है, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर रेट में आपको इंटरेस्ट और कूपन मिलता है। जो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है उसको हम जनरली कूपन बोलते हैं। जैसे आप सुने होंगे कभी कोई बॉन्ड के बारे में सुने होंगे, तो अभी आप उसके साथ साथ कूपन एक टर्म उसमें एडेड होता है। तो कूपन है जनरली बॉन्ड का इंटरेस्ट, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट में बॉन्ड अपना इंटरेस्ट पेमेंट वो एनुअली हो, सेमी एनुअली हो, कैश मतलब क्वार्टरली हो, वो पे करता रहता है। तो जो लोग आप पहली बार फाइनेंशियल मार्केट में आए होंगे तो जनरली बॉन्ड को रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। तो बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड है कि लेट्स से आप सोचिए एक आप किसी को उधारी दिए, आप किसी को मनी लेंड किए। लेट्स से मैं हो गया बरोवर, आप हो गए लेंडर। तो आप मुझे 1 लाख रुपीज़ दिए एज ए लेंडिंग। मैं आपसे 1 लाख बोरो किया, मैं आपको एक जगह में एक बॉन्ड पेपर में साइन करके दूंगा, तो मैं आपको हर साल 8% का हिसाब से ब्याज दूंगा। तो ये होता है डेट पेपर और बॉन्ड पेपर और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। तो मुझे एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जैसे हर एक साल होता है तो आपको 8% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। और जितना टर्म के लिए मैं आपसे बोरो किया हूँ, तो उसके लेट से 5 साल, 6 साल और 10 साल के बाद, उसी जो फिक्स टेन्योर के बाद मुझे आपको जो प्रिंसिपल है आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो इन दैट केस आपका रिटर्न क्या हुआ, आपका जो कैपिटल हुआ वो भी माइनस, वो आपको वापस हुआ। वो जो आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट हर साल मैं आपको दे रहा हूँ वो हो गया, और कूपन पेमेंट ये हो गया आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल मार्केट में ये तो होता है, पर उसके साथ साथ एक दूसरा चीज़ भी होता है। ये जो पेपर है, मैं आपको जो पेपर में बॉन्ड पेपर में साइन करके दिया, मैं आपको ये पे करूँगा, वो करूँगा, तो वो पेपर मार्केट में सेल होता है। दैट इज़ ट्रेडिंग ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स का ट्रेडिंग होता है। तो उसमें थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट व्हेयरएज आप उसको सेल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं मतलब आप एक बार किसको लेंड कर दें मतलब आपको 5 साल 6 साल वेट करना पड़ेगा। इन बिटवीन यू कैन एग्जिट बाय सेलिंग दैट पेपर, सेलिंग दैट बॉन्ड, सेलिंग दैट डेट इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट। करेक्ट? अभी तक समझ में आया? फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट है इक्विटी, जिसको हम आजकल पॉपुलर भाषा में बोलते हैं शेयर मार्केट। तो आपके लिए शेयर एक एसेट है। इक्विटी मीन्स इक्वल ओनरशिप। कोई कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं, दैट मीन्स यू आर परचेजिंग दैट मच परसेंटेज, दैट मच नंबर ऑफ शेयर, दैट मच नंबर ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी, राइट? तो लेट्स से कोई कंपनी का एक बिजनेस है, लेट्स से उसका बिजनेस का वैल्यू 100 करोड़ है। तो 100 करोड़ में वो आपको 1 करोड़ का शेयर इशू कर दिया, 1 करोड़ नंबर, वैल्यू नहीं, 1 करोड़ नंबर शेयर इशू कर दिया। ठीक है, तो 1 करोड़ में आप 10 लाख का शेयर खरीद लिए जिसका वैल्यू 10 रुपया है। तो आपका कितना ओनरशिप होगा? तो आपका ओनरशिप होगा 10 लाख का, आपका ओनरशिप होगा शेयर में। तो आप उतने हिस्से का ओनर हो, उतने हिस्से के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो आप जो भी प्रॉफिट आएगा कंपनी का या लॉस होगा, आपको इक्वली अपने साथ शेयर करना पड़ेगा, साझा करना पड़ेगा। ये होता है शेयर। बट हम कॉन्सेप्ट में आजकल क्या बोलते हैं, शेयर मतलब अभी शेयर खरीद दो, कुछ दिन में प्रॉफिट होगा बेच दो, लॉस होगा बेच दो, शेयर घट जाएगा, वो होता रहता है। बट जो लॉन्ग टर्म गोल्स होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम बात करते हैं, तो उसके लिए जो शेयर जो परचेज होता है वो होता है इक्वल ओनरशिप रखना। दैट मीन्स प्रॉफिट में इक्वल हिस्सेदारी एंड लॉस में भी इक्वल हिस्सेदारी। ये होता है आपका इक्विटी होता है। ठीक है, फिक्स्ड इनकम की तरह भी आप शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है आजकल शेयर मार्केट में
बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कोई मतलब मार्केट में किसी में भी आप पत्थर पे मारेंगे उसको शेयर मार्केट का नॉलेज होगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट मोरलेस सबको पता है, बट हम उसके बारे में भी बाद में तो इन थोड़ा डिस्कशन करेंगे, शेयर कैसे रिस्की होता है, क्या करना होता है उसमें, ठीक है। तो ये 4 टाइप का एसेट्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और सेविंग्स आपका दूसरा रह गया। तो जो शेयर है उसमें आप कौन से कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर में। तो शेयर में अगर आप कर सकते हैं ब्लू चिप कंपनीज में, कंपनी का ही तो शेयर होता है ना, तो ठीक है। तो ब्लू चिप दैट इज लार्ज कैप कंपनीज में। तो लार्ज कैप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो कंपनी हमारा जो मेजर शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो फर्स्ट 100 कंपनीज, तो फर्स्ट 100 कंपनीज अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, द नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोटिंग इन द मार्केट, मार्केट में उनका कितना शेयर इशूड है, इनटू करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और स्टॉक और कंपनी, जो होता है वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो आपका जो फर्स्ट 100 कंपनीज है उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप कंपनीज और ब्लू चिप कंपनीज। उसके नीचे नेक्स्ट 150 कंपनीज होती है मिड साइज कंपनीज और मिड कैप स्टॉक्स। ये 250 हो गया, पहला 100 लार्ज कैप, उसके बाद का 150 150 मिड कैप, उसके बाद का जितने भी कंपनीज है वो होते हैं स्मॉल साइज कंपनीज और स्मॉल कैप्स। उसके साथ साथ ये तीनों कैटेगरी के शेयर्स हैं जो लिस्टेड है। आप अनलिस्टेड कंपनी का शेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके साथ साथ फॉरेन स्टॉक, आप अमेजोन, गूगल, ये सब फैसिलिटी आपको मिल गया है आजकल, ये सब बाहर के स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक तरीका है आपको इक्विटीज में और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का, वो है म्यूचुअल फंड के थ्रू। एक नया कैटेगरी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक डिफरेंट टाइप का म्यूचुअल फंड है जो कि आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, जिसको आप स्टॉक और शेयर की तरह एनी टाइम खरीद सकते हो, बेच सकते हो, राइट। इंडेक्स फंड एक दूसरे टाइप का एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स का, तो उस पर भी हम बाद में आएंगे कि जब हम म्यूचुअल फंड का डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ये है आपका इक्विटी में एक्सपोजर लेने वाला ऑप्शंस। फिक्स्ड इनकम में क्या आपको ऑप्शंस हैं, उसमें आपको होता है फिक्स्ड डिपॉजिट विथ ए बैंक, एफडी। सिंपल, मतलब ये बहुत पॉपुलर है। एफडी में किसी को कोई दोहराया नहीं होना चाहिए। आप बैंक में एक लमसम मनी एक साथ इन्वेस्टमेंट कर लेते हो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उसको आपका इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है। एफडी जो लोग एफडी नहीं कर सकते हैं वो क्या करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, महीने का महीना और कोई एक फिक्स्ड मतलब टेन्योर में आपका अकाउंट से उतना पैसा डेबिट होता जाएगा। एंडाउमेंट पॉलिसीज, मनी बैक पॉलिसीज, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस का एक मंथली इनकम स्कीम आता है वो भी, रिकरिंग डिपॉजिट आप जब पोस्ट ऑफिस में भी रखते हैं, बैंक में रखते हैं एज वेल। तो कंपनी का कुछ कंपनी अपना फिक्स इनकम जैसे निकालते हैं, जैसे बोला था हम आपको, कंपनी का जो कमर्शियल पेपर्स होता है वो, कंपनी का जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो भी निकालते हैं। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का बॉन्ड हो गया, म्यूनसिपल का बॉन्ड हो गया, डेट म्यूचुअल फंड्स भी एक कैटेगरी आता है फिक्स्ड इनकम में, समझ रहे ना। देन रियल एस्टेट में जैसे आपको बता दिया, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स भी होता है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल फाइनेंशियल एसेट्स भी होता है आपका, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इन्विट भी आपको बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये भी होता है। ये आपका हो गया रियल एस्टेट में। दोस्तों ये जो कैटेगरी ये स्लाइड में दिखा रहा हूँ ना आपको, इसमें ये जो कैटेगरी से डिफरेंट कैटेगरी, ये इसी को ही देख के वो एक क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इसको हर कैटेगरी को याद करने जाना है। कमोडिटीज़ में आपका गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड फंड्स, कमोडिटी ETFs, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ETFs ये आ रहा है, ठीक है। तो हाइब्रिड एसेट में हम बाद में आएंगे, ये एक म्यूचुअल फंड का ही एक वेराइटी है। देन अदर्स में क्या हो सकता है, देन रेयर कॉइन्स जैसे एंटिक पीसेस हो गया, विंटेज प्रॉपर्टीज हो गए, आर्ट्स हो गए, रेयर स्टैम्प्स हो गए, वो भी एक काइंड ऑफ एसेट्स है, क्योंकि इन फ्यूचर दे माइट गिव यू सम कैश फ्लोज। तो इन फाइनेंशियल टर्म्स हमारा जो सेविंग्स होता है, हमारा जो रिटर्न अर्निंग्स होता है, वो कुछ रिस्क को प्रोन होते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ
इन्वेस्टमेंट रिस्क, जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो उसमें कुछ रिस्क आता है। तो रिस्क आता है फर्स्ट, दैट इज इन्फ्लेशन रिस्क। विल माई इन्वेस्टमेंट बी एबल टू बीट दैट इन्फ्लेशन? सेकेंड, विल माई इन्वेस्टमेंट कैन बी लिक्विडेटेड, कैन बी इन कैश व्हेन आई नीड इट, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। थर्ड है क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क जनरली डेट फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो जिसको हम बोरो लेंडिंग किए हैं, जिसको हम जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसका क्रेडिबिलिटी, उसका कुछ क्रेडिट एक्सपोजर, क्रेडिट इवेंट, दैट इज द बोरोवेयर कैन डिफॉल्ट। तो अगर बोरोवेयर डिफॉल्ट हो गया तो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। फोर्थ टाइप का है मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क। जो मार्केट में मेरा जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, जैसे गोल्ड का वैल्यू अभी के टाइम पे गिर रहा है, तो उसका होता है मार्केट रिस्क, प्राइस रिस्क, राइट। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, घट गया, तो हाउ इट विल अफेक्ट माई इन्वेस्टमेंट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट कम्स along the word इन्वेस्टमेंट। तो रिस्क को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट होता है अवॉइड। अवॉइड मतलब आपको इन्वेस्टमेंट से अवॉइड नहीं होना चाहिए, आपको आपका नीड के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट जो एवेन्यूज है, जो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, अगर आप वहाँ पे ना करके अगर आप दूसरे कहीं अनकन्वेंशनल एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जैसे क्रिप्टो करेंसी, एक टाइम था क्रिप्टो वाज फ्लोरिशिंग लाइक एनीथिंग, बट आज देखिए क्रिप्टो का क्या हाल है। टेक पोजीशन टू बेनिफिट। इन केस आपको लगता है हाँ कहीं आगे जाके मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर रहा है और बढ़ रहा है, तो आपको वो सब चीज़ को कैलकुलेट करके आपको पोजीशन लेना है, सो दैट यू कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म ट्रिक्स। थर्ड है डाइवर्सिफाई। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है टू मिनिमाइज द रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। तो हमें डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि ये इन बिटवीन फ्रॉम द सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन बैंक से नहीं है, ये क्वेश्चन आपको कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि आजकल NISM थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अपना इंक्रीज करा दिया है। वो थोड़ा फोकस किया है टुवर्ड्स कंप्लायंस, टुवर्ड्स बिहेवियरल फाइनेंस। ऐसे आपको मतलब ऐसा नहीं है आपको आएगा मतलब म्यूचुअल फंड में के मतलब का रेगुलेटर कौन है, ये सबको पता है, म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर SEBI है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है in terms of your examination of NISM VA. So third question is the process of eliminating the risk in the investor wants to take considering his financial position and risk appetite is called risk profiling. कस्टमर के रिस्क के हिसाब से आप उसका जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन आप डिसाइड करते हैं, उसको बोलते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग, राइट। फोर्थ क्वेश्चन है dividing an investor's money into different asset class depending upon their risk profile is in line with a stated objective is called asset allocation. ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एसेट एलोकेशन। कहाँ कि कौन सा एवेन्यू में कौन सा एसेट में कितना पैसा डालना है, दैट इज कॉल्ड एसेट एलोकेशन। देन ये एसेट एलोकेशन में आपको दो टाइप का एसेट एलोकेशन देखने को मिलेगा। एक होगा स्ट्रैटेजिक एलोकेशन। तो स्ट्रैटेजिक एलोकेशन ये बेस्ड है अपॉन इन्वेस्टर्स रिस्क एपेटाइट एंड टाइम, उनका जो गोल और नीड होता है, फाइनेंशियल गोल होता है इन फ्यूचर, उसको कंसिडर करता है। वहाँ पर आप देख सकते हैं which type of asset allocation is based upon investors risk appetite and takes into consideration to the financial goal of the individual. तो इसका आंसर है स्ट्रैटेजिक एलोकेशन। ये क्वेश्चन मुझे भी पूछा गया था अपना NISM में। Second type of allocation which takes advantage of the movements of the market and is relatively short term in terms of duration of investment and dynamically changes between asset classes, that is called dynamic asset allocation or tactical asset allocation. एक होता है strategic allocation जो कि लंबा टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। Another is tactical asset allocation जो कि शॉर्ट टर्म का होता है, to take advantage of the market movements. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज पर SEBI विद इन डैश डेज म्यूचुअल फंड स्कीम्स नीड टू रीबैलेंस इटसेल्फ इन केस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी पैसिव ब्रीचेस और चेंजेस अदर देन इंडेक्स एंड। कोई म्यूचुअल फंड में कुछ चेंजेस होता है
तो उसमें अपना जो म्यूचुअल फंड जो जो रीबैलेंस करता है अपने आप को, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। ये फॉर द टाइम बिंग आप याद कर लीजिए, एज पर सेबी विद इन 30 days अ म्यूचुअल फंड स्कीम नीड्स टू रीबैलेंस इटसेल्फ इन केस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी पैसिव ब्रीचेस और चेंजेस। कोई भी चेंज होता है 30 दिन में हमें कंप्लाई करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following investment avenue doesn't offer on a regular basis, offer income on a regular basis? यहाँ पे आप देखिए, रियल एस्टेट, फिजिकल गोल्ड, स्टॉक, डिवेंचर। तो कौन सा एवेन्यू डजेंट ऑफर इनकम ऑन ए रेगुलर बेसिस? रियल एस्टेट में अगर आप रेंट में अगर कोई रियल एस्टेट उसको लगा दें तो आपको वो इनकम आएगा। फिजिकल गोल्ड, स्टॉक्स में डिविडेंड आएगा, डिबेंचर्स में आपको और बॉन्ड में और फिक्स इनकम में आपको कूपन आएगा। तो फिजिकल गोल्ड है जो कि आपको इनकम नहीं देगा ऑन ए रेगुलर बेसिस। आंसर है बी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेट कैटेगरीज कैन ऑल्सो बी परचेज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब पहले हम डिस्कशन किए थे, कंजम्पशन दैट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आप खुद खरीद के अपना कंज्यूम कर सकते हैं, खुद वहाँ रह सकते हैं, दैट इज फॉर कंजम्पशन पर्पस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस में आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं रेंट आउट करते हैं सो दैट आप रेंट मिल सके, ठीक है। स्टॉक में नहीं हो सकता, स्टॉक का आप क्या कंज्यूम करेंगे, नहीं करोगे ना। बॉन्ड्स को क्या कंज्यूम करेंगे, डिबेंचर्स को क्या कंज्यूम करेंगे, नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी के टाइम में रुपी डॉलर के हिसाब से बहुत गिर रहा है, अराउंड 81 to 82 रुपीज़ का रुपी का भाव चल रहा है कंपेयर टू $1। तो ये क्या कहाँ से होता है ना, ये आपका जो चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है जैसे जिम्बाब्वे, जैसे नाइजीरिया, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा देन आपका रुपये का परचेजिंग पावर वो डिक्रीज करेगा, दैट इज रुपये का जो स्ट्रेंथ होगा कंपेयर टू अदर करेंसी वो डिक्रीज करता है। तो इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो करेंसी का वैल्यू को चेंज करने में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न? रियल रेट ऑफ रिटर्न, सपोज कहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट आपको 10% का रिटर्न दे रहा है, सपोज कहीं आप इन्वेस्टमेंट किए आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, बट व्हेयरएज आपका जो उसी टाइम फ्रेम में आपका जो इन्फ्लेशन, आपका जो मुद्रास्फीति वो क्या हो गया, वो बढ़ गया एट द रेट ऑफ 6%। तो 100 रुपये में आप एक साल के बाद 110 कमाएंगे, बट 100 रुपये में जो कमोडिटी जो कुछ आप खरीद सकते थे एक साल पहले, उसका वैल्यू एक साल के बाद एट द रेट ऑफ 6% इन्फ्लेशन क्या हो गया ना, 106 रुपये हो गया। तो आपको जो फ़ायदा हुआ, आपको क्या दिखता है, आपको 10 रुपये का मिला फ़ायदा, कहाँ, वो प्रॉपर्टी वो जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न में, बट व्हेयरएज आपका परचेजिंग पावर भी गिर गया, आपको 106 रुपये देना पड़ा कंपेयर टू 100 रुपीज़ बाय लास्ट ईयर। तो आपको क्या रिटर्न मिला, एक्चुअल रिटर्न क्या है, नोशनल रिटर्न है, जो 10 रुपीज़ है वो है आपका नोशनल रिटर्न। नोशनल रिटर्न को आप इन्फ्लेशन में एडजस्ट करेंगे, दैट इज 10% माइनस 4%, चलिए 10% माइनस 6% इक्वल टू 4%। तो आपका जो रिटर्न आता है वो रिटर्न माइनस आफ्टर एडजस्टिंग द inflation. Return after adjusting the inflation is the real rate of return. That is option D here. When the interest rate economy increases the price of existing bond. सपोज आप मुझे लेंड किए हैं 8% में, कोई दूसरा एक मतलब बोरोर आया जो बोला सर मैं आपको 9% में इंटरेस्ट दूंगा, तो मेरा जो वैल्यू है जो आप मुझे लेंड किए हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा, क्योंकि कहीं किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके मुझे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, हर मार्केट में कोई एक दूसरा बॉन्ड आ गया जो कि 9% इंटरेस्ट दे रहा है, तो लोग वहाँ पर भागेंगे ना, तो वह लोग वहाँ पे भागेंगे तो वहाँ का 9% वाला का डिमांड ज़्यादा रहेगा,
कंपेयर टू 8%। तो 8% का डिमांड कम रहेगा, तो डिमांड कम मतलब प्राइस कम। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होगा। व्हेयरएज ऑपोजिटली क्या होता है, इंटरेस्ट रेट घटता है तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होता है। जैसे कोविड में क्या होता है, कोविड के 2020 के बाद आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर लिया तो उसमें क्या किए, वो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर दिए, राइट। तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने के रीज़न तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने के रीज़न से जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, डेट मार्केट है, वो बहुत फ्लोरिश कर रहा था, करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये था मॉड्यूल 1 का एक समरी और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन NISM 5A एग्जामिनेशंस। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में।